एनिमे के स्टार्ट में हम मोमो आयशा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का कंजूस है और वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है। और जब मोमो मना करती है तो उसे लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। और ये बात सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर एक लात मारती है, पर उस लड़के के सामने वो काफी कमजोर थी तो वो लड़का मोमो को लात मार के नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। जिसके बाद मोमो ये सारी बात अपनी सहेलियों को बताती है और उसकी सहेलियां कहती है अच्छा हुआ, वो लड़का बिल्कुल एक हरामी टाइप का था और पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा। जिस पर मोमो कहती है वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता है और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। वहीं पर मोमो काफी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केन ताकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। और तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के सभी लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे और उसके ऊपर कागज फेंक रहे थे और वो लड़का बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था और मोमो को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उस लड़के के पास में जाकर बैठ जाती है और उन बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वो सभी लड़के कागज फेंकना बंद कर देते हैं। और मोमो अब वहाँ से उठकर क्लास से बाहर आ जाती है और सोच रही होती वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। और तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है और उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। वहीं पर मोमो उससे कहती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसके ऊपर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपने मैगजीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत है जिनमें यूएफओ को देखा गया है। वहीं पर मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियंस होते हैं और ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। और इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। और अब मोमो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और शायद इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। और ये सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन भी गिर जाती है। वहीं पर मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी कहती है और वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और वो कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या। ये सुनकर मोमो उसके ऊपर बहुत भड़क जाती है और दोनों अब लड़ने लगते हैं। और मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं, और वही उस लड़के का मानना है कि बस एलियंस ही होते हैं। और उन दोनों को लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड देख लेती है और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। वहीं पर मोमो उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाके दिखाए और अगर उसे वहाँ पर भूत दिखाई देता है तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। और जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसने वहाँ एलियन देख लिया तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। और दोनों को ये शर्त मंजूर थी। और अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा था और मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकारुन रख दिया था। वहीं पर ओकारुन कॉल पर मोमो को बताता है कि ये हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है और अगर वो इसकी छत पर जाएगी तो जरूर एलियंस उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहीं पर मोमो पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर ओकारुन कहता है कि हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होगी। वहीं पर ओकारुन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक कोई एलियंस और यूएफओ नहीं देखा। और वहीं पर ओकारुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था जो कि एक पुरानी टनल है और मोमो बताती है कि ये टनल काफी भूतिया है और ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। वहीं पर ओकारुन कहता है कि वो इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। और ओकारुन को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद कभी भूत नहीं देखे और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पर यकीन कैसे कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है और मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। और जब मोमो छोटी थी तब वो अपने सर पर हाथ रखकर वो एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी और उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती है और वो वही पोज बनाकर स्कूल में जाती थी और सभी लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे और जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को काफी बुरा लगता है और उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वो उनको बुरा भला भी कह देती है। जिसके बाद कई दिनों तक उसके अपनी दादी से बात नहीं होती, लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। और मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। और अब वो ओकारुन से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारुन उसे कुछ नहीं बताता और वो बोलता है इसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। वहीं पर ओकारुन को टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है और अब ओकारुन तुरंत गुफा से भागने लगता है। वहीं पर मोमो उसकी चीखें सुनकर कहती है कि वो भूत जरूर टर्बोग्रानी होगी और ऐसा कहा जाता है अगर वो किसी को पकड़ ले तो उसके ऊपर कर्स लगा देती है। वहीं पर ओकारुन भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बोग्रानी उस तक पहुंच जाती है और ओकारुन का कॉल कट हो जाता है और मोमो अब उसकी मदद करने के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी ऐसे रोबोट खड़े हुए मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। वहीं पर मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और अब जैसे ही मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं पर एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सपोसियंस हैं क्योंकि वो लोग सप्रो प्लेनेट से आए हैं और इनके जाति में बस मेल्स ही हैं क्योंकि ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये भी इंसानों की
तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग इंसानों के ऑर्गन यानी बनाना चुराने यहाँ पर आए हैं और अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन निकाल लेंगे। वहीं पर मोमो चिल्लाते हुए कहती है कि इसे जाने दे, लेकिन ये एलियन अपनी साइकोकिनेसिस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बातें माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता और वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे। लेकिन तभी मोमो के फोन में एक कॉल आता है और अब एक एलियन जब उसके कॉल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर उस फोन से एक भूत निकलकर बाहर आता है और ये भूत फिर उस एलियन को काटकर दूर फेंक देता है। और ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारुन है, जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी का क्रश लग चुका है। वहीं पर ओकारुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। वहीं पर दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है और तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या फिर हमें अपना बनाना दे दो। वहीं पर एलियंस अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पर एलियंस की शक्ति का असर ही नहीं होता है और फिर वो दूसरे एलियन को काटकर उसका बनाना निकाल लेती है। और अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया है, तो चुपचाप से हमें अपना बनाना दे दो। वहीं पर ओकारुन कहता है कि उनको जो भी चाहिए वो देने के लिए तैयार है और वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने और उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उसके साथ जरूर दोस्ती करेंगे। इसलिए वो बचपन से आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और ओकारुन को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है ओकारुन के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे और वो उसके लिए मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार है। इतना कहकर ओकारुन का कर्ज फिर से उसके ऊपर हावी हो जाता है। वहीं पर मोमो भी चिल्लाते हुए कहती है कि इनको दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो और वो एलियन फिर से ओकारुन के ऊपर अटैक करता है और ओकारुन तुरंत ही हार मान लेता है और ये देखकर मोमो बोलती है तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वहीं पर अब एलियन फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। वहीं पर मोमो को अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को अपनी शक्तियां बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो हमेशा अपने आप को बुरी चीजों से बचा सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और मोमो ये कहती हुई भाग जाती है कि वो अपने दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो सोचती है कि ये सारी बातें उसे क्यों याद आ रही है और अब मोमो ध्यान लगाकर वही करती है जो कि उसकी दादी माँ ने सिखाया था और अब अचानक से उसके अंदर साइकिक पावर आ जाती है जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है, जो देखकर ओकारुन भी चौंक जाता है और मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर थी और एलियंस की पावर भी मोमो के पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है और वो मन में उनको थैंक यू कहती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन उस यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है और ये यूएफओ बाहर से देखने पर बिल्कुल एक चांद की तरह लग रहा था, लेकिन अभी ये अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है और अब मोमो ओकारुन को देखती है जो कि पूरी तरीके से भूत बन गया था और वो मोमो को भी काटने आता है। लेकिन मोमो अपनी पावर का यूज करके टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से अलग कर देती है, लेकिन ओकारुन के ऊपर अभी भी कर्ज लगा हुआ था। वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के की बनाना को निकाल लिया है और जब तक ग्रैनी के पास उसका बनाना है तब तक ओकारुन के ऊपर कर्ज लगा रहेगा और अगर ये ओकारुन का कर्ज हटाना चाहते हैं तो इनको ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। और इतना कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है और अब यूएफओ हॉस्पिटल के बिल्डिंग से टकराकर नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारुन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और वो दोनों अब सही और गलत साबित हो गए थे क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी, और मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारुन को भूत ने कर्ज लगा दिया और मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारुन अभी नॉर्मल है और अगर वो अपनी पावर हटा दे तो ओकारुन वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुनकर ओकारुन अब उस टनल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी और वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है ताकि उनको पहनकर वो अपने घर चली जाए। वहीं पर मोमो कहती है वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए, जो सुनकर ओकारुन कहता है वो उसकी मदद क्यों ही करेगी और वो बस एक लूजर है और मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। पर ओकारुन कहता है कि फिर भी ये कपड़े तो पहन लो वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मोमो के दिल में धक धक होने लगती है क्योंकि कैन ताकाकुरा ने भी एक बार ये लाइन मारी थी और वो सोचती है उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता और फिर वो उससे अपना रियल नाम पूछती है और ओकारुन बताता है कि उसका नाम है कैन ताकाकुरा, जो सुनकर मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम कैन ताकाकुरा नहीं हो सकता है। ओकारुन कहता है मानो ना मानो पर यही मेरा नाम है और अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है जिससे ओकारुन के ऊपर ग्रैनी का कर्ज बनने लगता है और वो ग्रैनी बन के मोमो से कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाना खिला दो और मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को उठाकर दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है और मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल सेट करने चाहिए, तुम अपना रियल नाम कभी नहीं बोलोगे और मोमो कहती है कि तुम्हें ओकट पसंद है इसलिए वो उसे ओकारुन कहकर ही बुलाएगी और वो अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। वहीं पर ओकारुन के पास कोई और चॉइस नहीं थी इसलिए वो मान जाता है। वहीं पर मोमो से चिढ़ाते हुए कहती है कि शायद तुम्हें ये नया नाम पसंद आया और तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है और ओकारुन शर्माते हुए अपना मुंह घुमा लेता है और ओकारुन अब शर्म के मारे उसके सामने ही पात देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कितना गंदा है और ये लोग उस गुफा तक पहुंचने से पहले ही सुबह हो जाती है और सुबह के टाइम में टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत तो बस रात को ही बाहर निकलते हैं। वहीं पर मोमो ओकारुन को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों में वो भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसके बाद अब वो दोनों मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। वहीं पर मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में काफी
काफी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। और अब ओकारुन जैसे ही गेट के अंदर एंटर करता है उसके शरीर में आग लग जाती है और उसका शरीर जलने लगता है। ये देखकर मोमो अपनी पावर से ओकारुन को उठाकर पास वाले पानी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। और मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर तालिस्मान लगाया हुआ था, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती। और क्योंकि ओकारुन शापित है इसलिए उसे भी इसने रोक दिया। वहीं पर मोमो ओकारुन को सॉरी कहती है कि उनके घर में एक बैरियर लगा हुआ था, और जिसके बाद मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारुन को वापस से अंदर आने को बोलती है। और अगर उसमें फिर से आग लग गई तो मोमो उसे फिर से उठाकर पानी में फेंक देगी। वहीं पर ओकारुन डरते हुए गेट के अंदर आता है, पर इस बार उसे कुछ नहीं होता। पर वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। वहीं पर मोमो उसकी बालों की मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उसके बाल दादी अम्मा जैसे हो गए थे। और अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं थी। और जिसके बाद मोमो ओकारुन को अपने कमरे में ले आती है और उसे गेट के बाहर ही रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कपड़े चेंज करने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट बंद करता है उसका कर्ज हावी हो जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है और वो उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। और कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारुन के लिए भी कपड़े लेकर आती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन फिलहाल ओकारुन का काम चल जाएगा। जिसके बाद मोमो ओकारुन से पूछती है, तुम्हारा बनाना गायब हो गया है ना? टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने ओकारुन का बनाना चुरा लिया है और इसीलिए वो श्रापित है। ये सुनकर ओकारुन अपने पैंट में चेक करता है और वहाँ सच में कुछ भी नहीं था। वहीं पर मोमो मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है, पर ओकारुन उसे साफ मना कर देता है। जिस पर मोमो कहती है, जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारुन कहता है, कुछ हो या ना हो नहीं दिखाएगा। ओकारुन अब मोमो के ऊपर भड़कने लगता है कि ये उसी की गलती है, उसी ने उस गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने तुम मेरे पास आए थे, और वो काफी बड़बड़ कर रहा था, इसलिए मोमो ने उसकी शर्त लगाई। जिस पर ओकारुन कहता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता है। तो जब मोमो उसके पास से गई तो ओकारुन ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसा लल्लू कभी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता, और वो माफी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं है। और ये सुनकर मोमो कहती है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही अपने से लोगों को दूर ढकेल देते हो। और मोमो कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी और वो लोग आपस में ओकल्ट के बारे में बहुत बातें करेंगे। और ये सुनकर ओकारुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर मोमो उससे कहती है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारुन कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो और सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देते हो। ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है, और तभी इनके घर की घंटी बज जाती है। ओकारुन कहता है कि तुम्हारी दादी घर आ गई, जिस पर मोमो कहती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है और उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। और क्योंकि मोमो ने वो तालिस्मान मेन गेट से निकाल दिया था तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। और ओकारुन कहता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तालिस्मान को वापस लगा देगी, जिससे ये भूत जल जाएगा जैसे ओकारुन जलने लगा था। वहीं पर ओकारुन कहता है, ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो कहती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। और जिसके बाद ये दोनों पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, और यानी कि ये दोनों अब बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था और यहाँ काला धुआं फैलने लगा था, जिसकी वजह से मोमो के नाक से खून आने लगा और ओकारुन की हालत भी खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों को अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो कहता है कि तुम बुरे लोग हो और तुमने अपना वादा तोड़ दिया। और ऐसा बोलने के बाद उन दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं और वो दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लगते हैं। और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना बनाना दे दो, और ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं। और मोमो कहती है कि आखिर ये किस तरीके का भूत है, जिस पर ओकारुन कहता है ये भूत नहीं बल्कि एक एलियन है, और वो उसके कॉलर से पहचान गया है कि वो एक फ्लैटबूथ मॉन्स्टर नाम का एलियन है। और इनको सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटबूथ शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखा गया है। और ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। और अब मोमो को ये समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकारुन कहता है स्टडीज के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो लोग यूएफओ भी देख पाते हैं, और आसान शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ कॉमन जरूर होता होगा। और मोमो कहती है ये एलियन उन कल वाले एलियंस का दोस्त है, और अगर इन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लोग इस काले धुएं से मर जाएंगे, जो कि वो एलियन निकाल रहा था। और मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसने ओकारुन के कर्ज को दबाया हुआ है। और अब ओकारुन मोमो से कहता है कि कर्ज को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। और मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, जिस पर ओकारुन कहता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता और मोमो को बस उसका फिजिकल कर्ज आजाद करना है, जिससे ओकारुन का मानसिक संतुलन बना रहे। और वो एलियन अब इनको ढूंढ लेता है और उसे देखकर इनको फिर से भागना पड़ता है। वहीं पर मोमो कहती है कि वो अभी भी अपने पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारुन कहता है कि उसे ट्राई करना होगा और मोमो उसकी बात मान जाती है और ओकारुन ग्रैनी वाले कर्ज में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इनके ऊपर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकारुन कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। और अब ओकारुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमे के हीरो की तरह बात करने लगता है। ये पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कुछ कंट्रोल में है। और मोमो को समझ नहीं आता कि इसके बोलने का ढंग चेंज कैसे हो गया। वहीं पर ओकारुन माफी मांगता है कि सॉरी मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि कैन ताकाकुरा की फेमस लाइन है। वहीं पर मोमो उससे गुस्से में कहती है कि ये लाइन मारना बंद करो, और वो एलियन यहाँ पर आकर ओकारुन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन ओकारुन का बॉडी अपने आप ही वहाँ से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियां ही काट दी थी और यही ग्रैनी की असली पावर है। और ओकारुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखाई नहीं, लेकिन अचानक से ओकारुन खून की उल्टी कर देता है और वो एलियन फिर से ओकारुन के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपने पावर से ओकारुन को अपनी तरफ खींच लेती है और ओकारुन मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज की पावर उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे और इतने स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता और पता नहीं कि वो अब इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। और अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर इन लोगों ने उसके हाथ को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे और ये लोग अब उस एलियन के पैर पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि वो लोग उसे गिरा सके। और अब ओकारुन फिर से कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं और ओकारुन बिजली की रफ्तार से उस एलियन का एक पैर तोड़ देता है और मोमो भी अपने पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो एलियन अपने दो और पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर दीवार पे जोर से मार देता है, लेकिन फिर भी मोमो ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर कहती है और वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकारुन को उसकी चिंता होने लगती है और वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्ज आजाद कर दे, नहीं तो वो मर जाएगी। और अब तक एलियन ने दीवार पे काफी गहरा छेद कर दिया था और ये असल में मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है और अब मोमो ओकारुन को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और इस तालिस्मान को फिर से गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है और ये दोनों अब वापस से असली दुनिया में आ गए थे और सब कुछ अब नॉर्मल हो गया था और वो दोनों अब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन ओकारुन का कर्ज अभी भी मोमो के कंट्रोल के बिना नहीं रहता और मोमो नोटिस करती है कि ओकारुन की हेयर स्टाइल थोड़ी सी बदल गई थी और अब काफी थकने की वजह से मोमो अब बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारुन का कर्ज उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें सेंटा दोदोदिया नाम की साइकिक आई होती है, जो कि यहाँ पे एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताती है, जैसे कि उसकी एज 27 साल है और उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे खाने में कड़ी पसंद है, लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती है क्योंकि वो सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो बस 20 साल का है और वो अभी भी सिंगल है और उसे खाने में नूडल्स पसंद है। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर सोच रहे थे कि ये साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है और कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वो 20 साल का है और उसके बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। और अब वो साइकिक एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है और टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सेंटा दोदोरिया है और उसने तो उसे टीवी पे देखा था। और टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है क्या उसके पास सच में साइकिक पावर है। वहीं पर साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो और उसे यहीं पर उतरना है और ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है, लेकिन वो उससे कहती है अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और इधर ओकारुन टर्बो ग्रैनी में बदल गया था और ग्रैनी अब मोमो की टांग उठाकर उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसको एक कील आकर लगती है और वो जाकर पानी में गिरती है और ये अटैक उसी साइकिक लेडी ने किया था। और हमें पता चलता है और कोई नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असली नाम सेको है और सेको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर लेकर आई है, लेकिन ये तो मॉन्स्टर है। वहीं पर टर्बो ग्रैनी सेको के सामने से गायब होकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही वो जल जाती है और सेको बोलती है तुम तो सच में काफी तेज हो, लेकिन सेको को लगा ही था कि ग्रैनी उस पर पीछे से हमला करेगी और उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस गई है। और ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिससे बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है और सेको बताती है अगर ग्रैनी ने वो लाइन क्रॉस की तो वो मर जाएगी क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। और सेको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील ठुकी हुई थी और अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसीलिए ग्रैनी सेको को छू तक नहीं पाई थी क्योंकि वो अपनी बैरियर के प्रोटेक्शन में खड़ी थी। वहीं पर ग्रैनी सेको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी और तुम मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी, जिस पर सेको कहती है कि वो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती और वो तो उसे मारना चाहती है। और इसके बाद सेको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है और अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं है। और जिसके बाद ग्रैनी सेको को पागल बुढ़िया बुलाती है, जिस पर सेको कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को पागल बुला रही है और इससे तो मुझे गुस्सा आ गया। और ग्रैनी अब सेको से कहती है अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी मर जाएगा, जिस पर सेको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को मार देगी भले वो इंसानी क्यों ना हो। और सेको अब उस कील को सर्कल के बाहर से निकालकर सर्कल के अंदर ठोक देती है जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। और इसके कुछ देर बाद मोमो को अपने कमरे में होश आती है और वो भागकर नीचे आती है और देखती है कि उसकी दादी घर आ चुकी है और टीवी पर कार्टून देख रही है। वहीं पर सेको मोमो से पूछती है क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, पर मोमो बताती है वो नहीं बल्कि उसका एक दोस्त गया था जिसको वहाँ पर कर्ज लग गया। पर सेको तो मजे से टीवी देखकर हंस रही थी। वहीं पर मोमो सेको से पूछती है आखिर वो लड़का कहाँ पर है और मोमो को उसके साथ रहना जरूरी है। सेको बोलती है अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो मैंने तो उसे मार दिया, जो सुनकर मोमो चौंक जाती है और वो कहती है क्या उसने चश्मा पहना था। वहीं पर सेको मोमो को ताने मारती है कि तुम तो भूतों पर
बिलीव नहीं करती थी और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। वहीं पर मोमो अपने मन में कहती है बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। और इसके बाद मोमो अपना सिर झुकाकर सैको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है। तो सैको बोलती है कि श्राइन में जाकर देखो। जो सुनकर मोमो गुस्से में बोलती है पागल बुढ़िया, अगर ओकारुन को कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और जिसके बाद मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाने लगती है और उसे ओकारुन की याद आ रही थी कि वो तो बस मामूली ओकल्ट फैन था और दोस्त बनाना चाह रहा था और मैंने ही उसे उस भूतिया टनल में जाने को बोला। और मोमो अब चिंता में श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकारुन तो मजे से राइस बॉल खा रहा था। और मोमो को जिंदा देखकर ओकारुन को खुशी होती है और उसे लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी बनकर उसने मोमो को मार दिया होगा। वहीं पर मोमो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मिश तुम अब भी जिंदा हो। और मोमो असल में ओकारुन के लिए काफी डर गई थी। वहीं पर सैको आके बताती है कि जब तक ओकारुन श्राइन के अंदर है तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वापस से वो मॉन्स्टर बन जाएगा। और उसकी मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। वहीं पर सैको मोमो से पूछती है क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। तो मोमो कहती है कि बिल्कुल नहीं और टर्बो ग्रैनी ने इसका बनाना छुड़ा लिया है और जब तक उसके पास बनाना है तब तक इसका कर्ज नहीं हटेगा और इसकी जिम्मेदार मोमो है और इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। और मोमो ये भी बताती है कि वो अब साइकिक पावर भी यूज कर सकती है और वो एक यूएफओ में फंस गई थी और वहाँ उसने अपनी पावर अनलॉक कर ली। ये सुनकर सैको कहती है यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता। मोमो कहती है कल तक मैं भी यही बोला करती थी। जिसके बाद सैको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है और पुराने समय में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। और सैको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब ही नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जिसके बाद सैको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट होते हैं जो कि एक ही लोकेशन में रहते हैं और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है, यानी कि वो अपने इलाके में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ऐसे ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सैको को उस टनल के अंदर मिली थी और इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना नामुमकिन है। इसलिए सैको मोमो से कहती है कि इस लड़के को भूल जाओ और अपने नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ। मोमो अब सोचती है अगर उसकी जगह कैन ताकाकुरा होता तो वो क्या करता। और जब भी वो किसी फैसले को नहीं ले पाती वो कैन ताकाकुरा की तरह सोचती है और अगर कैन ताकाकुरा मोमो की जगह होता तो वो ओकारुन की मदद जरूर करता और इसीलिए मोमो भी यही करेगी। वहीं पर सैको फिर से मोमो को चिढ़ाने लगती है कि पगली तुम्हें तो एक तरफा प्यार हो गया। जिस पर मोमो कहती है अरे मैं तो एक्टर कैन ताकाकुरा की बात कर रही थी। सैको अब कहती है अगर ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ साथ पकड़म पकड़ाई खेलो और उसे अपनी स्पीड पर काफी घमंड है और अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई का चैलेंज करोगी तो वो जरूर मान जाएगी। और उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का ये पूरा इलाका है तो इनको ग्रैनी को भगाते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वो थोड़ी कमजोर हो पाएगी और फिर शायद तुम उसे हरा पाओगी। मोमो पूछती है जैसा बेडर उन लोगों ने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वो टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या। जिस पर सैको बताती है कि तालिबान को उसकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही सैको अपने शहर से बाहर जाएगी वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकती, यानी कि ये शहर सैको का इलाका है। इसीलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। और अगर ओकारुन आज से ही ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकारुन कहता है चलो किसी को तो याद आया कि मैं भी यहाँ पर हूँ। फिर मोमो कहती है ओकारुन के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ेगा तभी उसका कर्ज कंट्रोल में होगा। जिसके बाद अब सैको ओकारुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकारुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी ताकत बस डबल होती है। जिस पर सैको कहती है कि आज से जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज 100 बार करो। वहीं पर मोमो को भी अपनी साइकिक पावर बढ़ानी होगी और इसके अलावा सैको और उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती और वो इनको सोने को कहती है ताकि ये लोग कल से ट्रेनिंग शुरू कर सके। और इतना कहकर वो चली जाती है। वहीं पर ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है और ओकारुन मोमो से माफी मांगता है कि उस एलियन के लड़ाई में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा और अगली लड़ाई में वो मोमो को जरूर बचाएगा और वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो प्लीज मेरी दोस्त बनी रहो। तो मोमो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। जिस पर ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है तो फिर मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद किया था। और वो दोनों बहस करने लगते हैं और जिसके बाद ओकारुन श्राइन में ही सो जाता है। और अब अगली सुबह सैको टीवी पर न्यूज देख रही थी कि उस सेलिब्रिटी की पोल खुल गई है जिसके बारे में सैको ने बताया था और वो सच में 27 साल का है और उसकी सच में शादी हो चुकी है, यानी कि सैको ने उसके बारे में सब सही बताया था और सभी न्यूज चैनल पर उसकी खबर आ रही थी। वहीं पर मोमो ओकारुन के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन ओकारुन के पेट में तो बहुत जोर से प्रेशर बन रहा था और उसे बाथरूम जाना था। लेकिन मोमो और ओकारुन के बीच में अगर कोई दीवार या दरवाजा आता है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी कि मोमो को ओकारुन को टट्टी करते हुए देखना होगा और वो दोनों ही ये नहीं चाहते थे। वहीं पर सैको मोमो से पूछती है वो उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती है। जिस पर मोमो बताती है उसको ओकारुन के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है और जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरीके से कर्ज काबू में रहता है और सब में किसी न किसी तरह का ऑरा होता है और वो पौधों और पत्थरों में भी ऑरा देखती है और उन्हीं ऑरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। मोमो आगे बताती है जब उसके अंदर ये पावर जागी थी तब ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है और वो बस छोटी मोटी चीजें ही हिला सकती है। वहीं पर सैको मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है और उसे सिर्फ अपने आंखों से नहीं बल्कि अपने दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करना चाहिए। वहीं पर मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकारुन कहता है अब उससे और नहीं रहा जाएगा और वो यहीं पर टट्टी कर देगा और जिसके बाद ओकारुन किसी दूसरे घर में घुसने लगता है तो मोमो उसे मना करती है। फिर वो जल्दी से भागकर मोमो
के घर में घुसता है और हल्का होने लगता है और मोमो को उसे हल्का होते हुए देखना पड़ता है और वहाँ पर ओकारुन को काफी शर्म आती है और वो कहता है कि उसे जल्दी से इस कर्ज से आजाद होना है। वहीं पर सैको कहते हैं जब मोमो ने अपनी पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली शक्ति है, लेकिन वो पावर अब सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग करने के साथ साथ अपनी पावर बढ़ानी होगी जिसमें बहुत समय लगेगा। और अब अचानक मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी जिसने सैको को फ्रीज कर दिया था और उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। वहीं पर ग्रैनी मोमो से कहती है ओकारुन के थ्रू उससे बात कर रही है और उसका कर्ज वायरस की तरह है और जिस भी इंसान को ओकारुन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत ही मार सकती है, जैसे कि मोमो की दादी को। और आज रात मोमो को ग्रैनी से मिलने उस टनल में आना होगा, नहीं तो वो ओकारुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। और इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर सैको होश में आकर देखती है कि उनके घर का तालिस्मान भी जल गया था और मोमो उसे सब कुछ बताती है। और अब रात को जाने से पहले सैको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है जो कि बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन है। वहीं पर सैको मोमो को गले भी लगाती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। और इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर ये लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। और मोमो टर्बो ग्रैनी के ऊपर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी और वो मार मार कर उसका भरता बना देगी। और इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए तैयार थी। और कुछ देर में ये लोग टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकारुन को आगे चलने को कहती है, पर ओकारुन कहता है कि लेडीज फर्स्ट। और फिर ये दोनों ही एक साथ टनल के अंदर एंटर करते हैं और दोनों ही काफी डरे हुए थे और एक दूसरे को आगे चलने को कह रहे थे। वहीं पर मोमो पूछती है टर्बो ग्रैनी मिलने के बाद हम उसका क्या करेंगे, क्या हम उसे मुक्का मारेंगे? जिस पर ओकारुन कहता है हमें उसे फ्रोनो सिटी के बाहर ले जाना होगा जिससे वो अपनी लोकेशन बाउंड स्पीड से अलग हो जाएगी, फिर वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम लोग भी उसे आसानी से हरा देंगे। मोमो कहती है हमने उस इतने बड़े एलियन को हराया था तो हम इसे भी हरा देंगे और आखिर बस वो एक बुढ़िया ही तो है। तभी इन दोनों की नजर सामने जाती है जहां इनको ग्रैनी का बड़ा सा सिर दिखता है और वो दोनों ये देखकर भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रैनी की मुंडी थी और उसने इनको दोनों तरफ से घेर लिया था और ग्रैनी अब इन दोनों के कड़ी आने लगती है। तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट निकालकर ग्रैनी की तरफ फेंक देती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से उस बैट को खा जाती है। वहीं पर ओकारुन अब मोमो से कहता है कि वो उसके कर्ज को आजाद कर दे ताकि वो इस ग्रैनी से लड़ पाए और मोमो भी ऐसा ही करती है, जिससे ओकारुन अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में हमेशा वो मनुष्य बातें करता है जैसे कि मैं आज पक्का मर जाऊंगा। वहीं पर ओकारुन ग्रैनी की तरफ बनने लगता है और अचानक से वापस से वो इंसान बन जाता है और मोमो को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ और उसे ओकारुन के अंदर भूत वाला ऑरा भी नहीं दिख रहा था। वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहती है मैंने उसका बनाना लौटा दिया है जिससे उसके अंदर अब कोई भी कर्ज नहीं है और उसे लगा नहीं था कि ओकारुन उसकी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब वो अपनी कर्ज पावर इनको यूज नहीं करने देगी और दोनों को कच्चा चबा जाएगी। और ग्रैनी की अब दोनों सिर उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रैनी को अपने भागने के स्पीड पर बहुत घमंड है तो इनको उसे उकसाना होगा। तो मोमो अब ऐसा ही करती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए और दम है तो हमें उसमें हरा के दिखाओ। और मोमो की बातें सुनकर ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आती है और कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है और उसे कोई रेस में नहीं हरा सकता और वैसे भी वो जब चाहे इन दोनों को खा सकती है तो उसे कोई जल्दी नहीं है। और जिसके बाद ग्रैनी अब इनसे रेस का नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वो लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और अगर ग्रैनी ने उनको पकड़ लिया तो वो जीत गई। और वो अब ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंट करने को कहती है ताकि ये दोनों आगे भाग सके और ये नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानना होगा और अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैनी भी कहती है कि मुझे भी रूल तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। और अब मोमो और ओकारुन तेजी से टनल के बाहर भागने लगते हैं और ग्रैनी गिनती गिनना शुरू करती है। ओकारुन कहता है अब तो हम बच जाएंगे और मोमो तो जीनियस है। तभी ये लोग सुनते हैं ग्रैनी को ठीक से गिनती करना नहीं आता और वो सीधा 1 मिनट से 3 मिनट ऐसे ही गिन रही थी और वो तुरंत ही 10 मिनट बोल देती है और ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। और इसके बाद वो ओकारुन से कहती है कि इसके 10 मिनट पूरे हुए और अब तुम्हारी बारी है और फिर वो 10 मिनट तक गिनने लगती है। ओकारुन कहता है कि वो गिनते गिनने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही, जिस पर ग्रैनी कहती है कि तुमने 10 मिनट तक गिनने को बोला था पर कैसे गिनना है ये नहीं बोला। और वो फिर से तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकारुन को भी पकड़ने लगती है। वहीं पर अपनी जान बचाने के लिए ओकारुन ग्रैनी की छाती पर काट लेता है जिससे ग्रैनी को बहुत दर्द होता है और ओकारुन तो ग्रैनी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और ग्रैनी को भी समझ नहीं आता कि ओकारुन को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही और वो समझ जाती है कि ये ओकारुन के कपड़ों की वजह से हो रहा है तो वापस से ओकारुन को पोसेस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। और ग्रैनी उससे पूछती है तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं होना और वो फिर से मोमो को खाने आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे अचानक से ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा हो और ये मोमो कर रही थी जो कि भले ही देख नहीं सकती लेकिन वो ग्रैनी का ऑरा महसूस कर सकती है और वो अपने हाथों से उसको दबा देती है और उसे ओकारुन के शरीर में ही सील कर देती है और ओकारुन भी मोमो को आजाद कर लेता है। वहीं पर मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है और अब बुढ़िया हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तभी दीवार तोड़ के इनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है जो कि असल में वही लोकेशन बाउंस स्पीड था और वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों बाहर सड़क पर भागने लगते हैं। वहीं पर ओकारुन पूछता है ये लोकेशन बाउंस स्पीड एक केकड़े जैसा क्यों दिख रहा है, जिस पर मोमो कहती है
है कि दादी ने कहा था कि कुछ भूत केकरे का रूप ले लेते हैं ताकि आत्माओं की नदी स्टिक को पार कर सके, लेकिन ये केकरा ज्यादा समझदार नहीं था और कहीं भी अटैक कर रहा था। वहीं पर मोमो ओकारुन से कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों को यहाँ से निकाले, तो ओकारुन ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर टर्बो स्पीड से भागने लगता है। ग्रैनी चिल्लाती है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर यूज मत करो और ओकारुन अब भागते हुए पहाड़ी से ही कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमा के आराम से लैंडिंग करता है, पर तुरंत ही वो थक जाता है और दोनों जाकर शहर में गिरते हैं और वो केकरा भी इनके पीछे यहाँ पर आ जाता है। और मोमो नोटिस करती है कि उस केकरे के ऊपर ढेर सारे इंसानी चेहरे बने हुए थे और ओकारुन फिर से मोमो को उठाकर भागने लगता है और सभी लोग उनको देखकर हंस रहे थे क्योंकि वो लोग केकरे को नहीं देख पा रहे थे, जिससे मोमो को काफी शर्म आती है। वहीं पर ओकारुन काफी थक गया था और अगर वो फिर से टर्बो मोड में जाए तो भी ये लोग शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो केकरा इनको जरूर खा लेगा। वहीं पर मोमो ओकारुन को एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है कि शायद इतनी छोटी जगह में वो केकरा नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर भी सब कुछ तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और वहाँ पर आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। वहीं पर केकरा एक पूल वाली जगह पर आकर रुक जाता है और मोमो कहती है कि एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप को तोड़कर केकरे को नहला देती है और गर्म पानी से केकरे का पूरा शरीर सुन पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है जैसे उसे गर्म पानी में उबाल दिया गया हो। और ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इनको ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहाँ के आराम कर रहे हुए भूतों से मदद मांगी है जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं और सोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को उसकी बात सुननी पड़ती है और फिर इनके सामने केकरा भी आ जाता है और अब इनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। वहीं पर मोमो ओकारुन को टर्बो मोड में भागने को बोलती है, हालांकि उससे भी ये लोग सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे, पर मोमो के कहने पर ओकारुन ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड से सबके बीच में से भागने लगता है और उसका रास्ता साफ करने में मोमो उसकी मदद करती है। साथ ही वो अपने पावर को स्पाइडरमैन की तरह यूज करके वो दोनों हवा में भी जाते हैं और आखिर में वापस शहर के अंदर जाकर गिरते हैं और उन दोनों ने ही अपनी पावर लिमिट से ज्यादा यूज कर ली थी और अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और मोमो का ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकारुन के शरीर से बाहर निकल आती है और दोनों को जोर की लात मारती है और बोलती है कि आजकल के बच्चों के अंदर कोई तमीज नाम की चीज नहीं है और ग्रैनी को उनसे नफरत है। और अब ग्रैनी उस केकरे के साथ मर्ज हो जाती है और इनसे कहती है कि चलो हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ, मैं 10 या 20 मिनट भी तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से नहीं भाग पाओगे। वहीं पर मोमो कहती है कि बस उसे 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रहे ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकारुन के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। और टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ग्रैनी तुरंत इनके पास पहुंच गई थी क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं भागती, पर ग्रैनी भाग सकती है। लेकिन मोमो अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है और असल में इन लोगों ने ट्रेन की पटरी पर ही ग्रैनी के लिए जाल बिछाया हुआ था और मोमो की दादी सैको शहर के बाहर वेट कर रही थी और उसने पटरी पर ढेर सारे तालिबान लगा दिए थे। और अब जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं तो टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट का एग्जॉर्सिज्म होने लगता है और मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में से ढेर सारी लड़कियों की आत्मा निकलती है जो कि अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। और अब स्टेशन आते ही मोमो ओकारुन के साथ उतर जाती है और उन्होंने टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट का दोनों का खात्मा कर दिया था और इसके बाद वो लोग उसी टनल पर फूल चढ़ाने जाते हैं। वहीं पर सैको बताती है कि ये टनल क्राइम करने की जगह हुआ करती थी जहाँ छोटी लड़कियों को लाकर उनको टॉर्चर किया जाता था और उनको मारकर यही फेंक दिया जाता था और उनकी आत्माओं से ही लोकेशन बाउंड स्पिरिट बना था। और आज उन्हीं लड़कियों की आत्माओं को शांति मिल गई है और टर्बो ग्रैनी ऐसी जगह पर जाती है जहाँ लड़कियों की आत्माएं भटक रही हो और वो उनको दिलासा देती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए, मगर आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके इलाके में घुसना बदसलूकी होती है। और आत्माओं और जिंदा लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इलाके में दखल ना दे। और जिसके बाद टर्बो ग्रैनी को मारने की खुशी में शाम को ये लोग पार्टी करते हैं जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े के लिए लड़ने लगते हैं और ओकारुन को समझ नहीं आता कि आज जो हुआ उसके बाद भी ये लोग केकड़े कैसे खा सकते हैं। वहीं पर सैको ओकारुन से पूछती है कि उसका बनाना तो वापस मिल गया है ना और जरा मुझे दिखाना, जिस पर ओकारुन कहता है पागल है क्या बुढ़िया, मेरा बनाना मेरे पास है और मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। वहीं पर दादी उसके पीछे पड़ जाती है तो वो मोमो से मदद मांगता है, लेकिन मोमो तो केकड़ा चबाने ही बिजी थी और ओकारुन चिल्लाते हुए भागता है कि इस पूरे खानदान का दिमागी संतुलन हिला हुआ लगता है। और इसके कुछ देर बाद ओकारुन मोमो को गुड बाय कहकर अपने घर के लिए जाने लगता है। वहीं पर दोनों ही सोच रहे होते हैं कि क्या ये इनका हमेशा के लिए गुड बाय था और इन्होंने गुड बाय क्यों बोला, लेकिन फिर मोमो ओकारुन को रोकते हुए कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुनकर ओकारुन खुश हो जाता है। और अब अगले दिन ओकारुन स्कूल जाने में डर रहा था और सोच रहा था कि जब वो मोमो से मिलेगा तो उससे क्या कहेगा। और वो अब देखता है कि मोमो स्कूल के गेट पर ही खड़ी थी। वहीं पर ओकारुन सोचता है शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी और वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है, लेकिन मोमो सीधा उसके पास जाती है और उससे पूछती है वो स्कूल इतना लेट क्यों आया। इसका मतलब वो ओकारुन का वेट कर रही थी। वहीं पर मोमो उससे एलियंस के बारे में काफी बातें करती है, लेकिन फिर उनकी क्लास का समय हो जाता है और दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। वहीं पर ओकारुन के क्लासमेट उसे आज भी परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि
उसके पास मोमो जैसी कमाल की दोस्त थे। दूसरी तरफ क्लास में मोमो का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वहीं पर उसकी सहेलियां उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी और उसकी सहेलियों को लगता है कि शायद मोमो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी और इसीलिए कल वो स्कूल नहीं आई थी। वहीं पर मोमो असल में ओकारुन से बात करने के लिए तड़प रही थी और उसे एलियंस के बारे में बातें करनी थी, वही ओकारुन को भूतों के बारे में। और वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे और लंच ब्रेक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब जैसे ही लंच ब्रेक होता है वो दोनों एक दूसरे के क्लास में जाते हैं और उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वहीं पर मोमो उसकी क्लास में पूछती है ओकारुन कहाँ पर है, लेकिन उसका असली नाम तो कैन ताकाकुरा है, जो मोमो कभी अपने मुंह से नहीं बोलेगी। दूसरी तरफ ओकारुन मोमो के बारे में इतने धीरे से पूछता है कि किसी को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। और इसके बाद ओकारुन मोमो को ढूंढने के लिए कैफेटेरिया में जाता है। वहीं पर मोमो उसे ढूंढने के लिए स्कूल स्टोर में जाती है और इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे को अलग अलग जगह पे ढूंढते रहते हैं और आखिर में वो दोनों हार मानकर एक बेंच पे बैठ जाते हैं और दोनों ही पास में बैठे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता। वहीं पर ओकारुन सोचता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है और उसे पता चल गया होगा कि वो कितना बोरिंग लड़का है और वैसे भी तो मोमो के इतने सारे दोस्त हैं, तो वो उसे क्यों ही दोस्त बनाएगी। वही मोमो सोचती है कि ओकारुन से अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो इतनी चिक्कू है। और काफी सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वहीं पर इन दोनों की गलतफहमी दूर होती है और इन्हें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन दोनों को टकराते हुए मोमो की फ्रेंड देख लेती है और सोचने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहीं पर मोमो गुस्सा होते हुए कहती है कि वो ऐसे लल्लू को कभी किस नहीं करेगी और ओकारुन भी कहता है कि वो ऐसे पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। और जिसके बाद दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कभी ना बात करने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ओकारुन बाथरूम में जाकर सोचने लगता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वो उससे माफी मांग लेगा। तभी ओकारुन नीचे देखता है कि उसका बनाना तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों बॉल गायब थे। और इधर मोमो की क्लास में ये बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया और वो गुस्से में सभी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी ओकारुन मोमो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। वहीं पर मोमो को उससे बात करने का कोई मूड नहीं था और वो उसे यहाँ से चले जाने को बोलती है, पर ओकारुन कहता है कि उसे कुछ खास बात करनी है अकेले में। वहीं पर मोमो उसे साफ मना कर देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करो। वहीं पर मोमो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो ओकारुन को लगता है कि मोमो को अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात करने में शर्म आ रही है और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर मोमो के फ्रेंड लोगों को भी बुरा लगता है और मोमो को उसके साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। वहीं पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद ओकारुन एक लड़की से टकराता है जो कि काफी क्यूट थी और इस लड़की का नाम आयरा है। वहीं पर आयरा ओकारुन से माफी मांगती है और उससे बात करने लगती है, जिससे ओकारुन शर्मा जाता है। वहीं पर आयरा उसके साथ काफी फ्रेंडली हो रही थी। वहीं पर मोमो को अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था और तभी वो ओकारुन को आयरा से बातें करते हुए देख लेती है और ओकारुन उससे बात करते हुए काफी खुश दिख रहा था। वहीं पर मोमो सोचती है कि ओकारुन के तो कोई भी दोस्त नहीं थे, तो फिर ये लड़की कौन है। वहीं पर आयरा फिर अपनी दोस्त के साथ यहाँ से जाने लगती है और अपनी दोस्त को बोल रही होती है कि वो लड़का कितना बड़ा लल्लू है और मैंने उससे प्यार भरी बातें क्या कर ली, वो तो मेरे ऊपर लट्टू ही हो गया होगा और मेरी जैसी क्यूट लड़की से उसने तो कभी जिंदगी में बात नहीं करी होगी और वो लल्लू मेरे सपने देखता रहेगा। वहीं पर मोमो ये सब सुन लेती है और अपनी साइकिक पावर को यूज करके एक गमला उठाकर उसके सर पे मार देती है, जिससे आयरा वहीं पर गिर जाती है और उसकी दोस्त सोचने लगती है कि आखिर ये गमला कहाँ से आया। वहीं पर ओकारुन भी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है और काफी फ्रेंडली होकर उससे कहती है चलो साथ में घर चलते हैं और इस चश्मे में तुम और भी हैंडसम लग रहे हो और कुछ बुद्धू लड़कियां ये देख ही नहीं पाती। और फिर उनके सिर पर गमला आकर गिरता है और मोमो ये सब आयरा को सुनाने के लिए कह रही थी। जिसके बाद रास्ते में मोमो ओकारुन से माफी मांगती है। जब वो दोनों टकराए तो मोमो काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन ओकारुन की दोस्त होने में उसे कोई शर्म नहीं है और ये बात सुनकर ओकारुन को खुशी होती है और दोनों ही शर्माने लगते हैं। लेकिन फिर ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है कि एक बड़ी दिक्कत हो गई है और वो मोमो से पूछता है हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना, जिस पर मोमो कहती है हाँ हमने उसे हरा दिया था और ओकारुन का कर्ज भी जा चुका है। वहीं पर ओकारुन कहता है उसे अपना बनाना तो वापस मिल गया है, लेकिन उसके दोनों बॉल गायब हैं। ये सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने घर लेकर आती है। वहीं पर दादी सैको कहती है इसलिए मैंने बोला था कि मुझे देखने दो और तुमने अब तक नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे दोनों बॉल गायब हैं। ओकारुन कहता है उसका बनाना मिलने की खुशी में उसका ध्यान ही नहीं गया। वहीं पर सैको कहती है कि बनाना की जगह पेंसिल बोला करो और इसके बाद सैको ओकारुन की सोल को अच्छे से चेक करने लगती है और मोमो से कहती है कि कोई भी डॉल लेकर आए और एक पानी से भरा बर्तन भी और कुछ तो है जो कि ओकारुन के अंदर छुपा हुआ है। वहीं पर ओकारुन अपने पैर उस पानी वाले बर्तन में डाल देता है और मोमो भी एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आई थी जिसके ऊपर उसने तालिस्मान भी लगा दिया था। इसके बाद सैको झाड़ू से ओकारुन के सिर पर मारने लगती है और ओकारुन पूछता है कि ये क्या है, तो सैको कहती है कि वो उसकी झाड़ फूक कर रही है उसके अंदर का भूत निकालने के लिए। वहीं पर मोमो बताती है कि जब सैको ने ओकारुन को मारा था तब ओकारुन के ऑरा का कलर चेंज हो गया था। वहीं पर सैको कहती है कि अगर अब ऑरा का कलर चेंज हो जाए तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। वहीं पर मोमो पूछती है इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं, जिस पर सैको कहती है कि ओकारुन के अंदर किसी और चीज का आत्मा है जो कि मोमो बाहर खींच पाएगी। वहीं पर अब सैको फिर से ओकारुन के सिर पर मारने लगती है और मोमो भी तैयार हो जाती है और जैसे ही अब वो ओकारुन को मारती है मोमो उसका ऑरा पकड़कर बाहर खींच लेती है, लेकिन मोमो कहती है कि बाहर आते ही वो ऑरा गायब हो गया है। तभी इन सब की नजर उस डॉल पर जाती है जिसका तालिस्मान जल गया था। ऑरा अचानक से उस डॉल के अंदर जाना जाती है और वो कमरे से बाहर भाग जाती है। वहीं पर वो तीनों उसे घर में ढूंढने लगते हैं और फिर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज कर
देखकर उसके ऑरा को सेंस कर लेती है और फिर उस डॉल को पकड़ लेती है। वहीं पर वो डॉल चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। वहीं पर मोमो और ओकान को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है। वहीं पर सैको इनको बताती है कि ये असल में टर्बो ग्रैनी है। वहीं पर टर्बो ग्रैनी बताती है जब वो इनके बैरियर स्पेल में जल रही थी तो लास्ट मोमेंट पर वो ओकान के शरीर में घुस गई थी, जिससे वो मरने से बच गई और वो उसके अंदर छुप के अपनी पावर लौटने का इंतजार कर रही थी और उसने सोचा था कि समय आने पर वो इन दोनों को मार देगी और वो इन्हें मारने की धमकी देती है। लेकिन उस डॉल के अंदर वो बस एक छोटी सी बिल्ली लग रही थी और मोमो कहती है कि अब तुम हमारी कैद में हो और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं पर ओकान उसे तालिस्मान दिखाकर डराता है और अपनी बॉल उससे वापस मांगता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर मैं मर गई तो ओकान को उसकी बॉल कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए उसका पल्ला भारी है। वहीं पर टर्बो ग्रैनी ओकान से कहती है कि किचन से एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों दादी पोती को मार डालो, तब मैं तुम्हारी बॉल वापस कर दूंगी और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर ओकान बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अचानक से ये अपने टर्बो ग्रैनी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो ओकान के बाहर है, फिर वो उसकी पावर कैसे यूज कर रहा है और टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आता। वहीं पर सैको बताती है कि इस कागज के फैन से मारकर बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकाला जाता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत ही चिपकू है, शायद इसीलिए ग्रैनी खुद तो बाहर आ गई है लेकिन उसकी पावर ओकान के अंदर ही रह गई है और ग्रैनी के पास कॉन्शियसनेस इस डॉल के अंदर ट्रांसफर हो गई है और बस सैको ही है जो कि ग्रैनी के दिमाग को वापस उसकी जगह पर लगा सकती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अभी बस एक बिल्ली है। वहीं पर अब सैको टर्बो ग्रैनी को झाड़ू से मारने लगती है और ओकान वापस नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि जब उसे पता चला कि टर्बो ग्रैनी उन लड़कियों की मदद कर रही थी तब से वो टर्बो ग्रैनी से नफरत नहीं करती है और वो टर्बो ग्रैनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और अगर वो ओकान की बॉल्स वापस कर देगी तो वो टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर लौटा देगी और टर्बो ग्रैनी भी इस डील के लिए मान जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने ओकान की बॉल कहीं घुमा दी है, जो सुनकर मोमो और ओकान शॉक हो जाते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी बताती कि उन बॉलों पर टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर का कवर चढ़ा है और वो बिल्कुल सोने की बॉल जैसी चमक रही होगी और उसे देखते ही ये लोग पहचान लेंगे। जिसके बाद मोमो और ओकान रात को ही उन बॉलों को ढूंढने के लिए निकल गए थे पर उन दोनों को कुछ नहीं मिलता। वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहती है शायद किसी और ने उसे उठा लिया होगा और उन बॉल में पावरफुल लाइफ फोर्स भरी हुई है जिनकी तरफ आत्माएं और भूत आकर्षित होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो ढेर सारे लाइफ फोर्स वाले सामान इकट्ठा कर लेंगे तो वो वापस से जिंदा हो सकते हैं, इसीलिए शैतानी आत्माएं लोगों के ऊपर हमला करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती है। वहीं पर मोमो कहती है अगर किसी ने उन बॉलों को उठा लिया होगा तो फिर तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर वो दोनों उसे चप्पल से मारने लगते हैं और मार मार के उसे चपटा कर देते हैं। जिसके बाद मोमो कहते हैं उनको वापस घर चल के कुछ और सोचना चाहिए और अब अगले सीन में घर पर सैको कहती है कि वो अपने कुछ जान पहचान के लोगों से उन बॉल्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगी। साथ ही अब टर्बो ग्रैनी की पावर ओकान के अंदर है तो उसे संभल के रहना होगा क्योंकि उसका इस खतरनाक शक्ति पर कंट्रोल नहीं है। और अब अगले दिन जब ओकान स्कूल जाता है तो उसकी क्लास के कुछ लड़के उससे मोमो के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कितनी क्यूट है और क्या तुम उससे हमारी जान पहचान करवा सकते हो। और अब ओकान को भी रियलाइज होता है कि मोमो कितनी क्यूट लड़की है और वो उससे दोस्ती करके ही इतना खुश था कि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं और वो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन फिर वो खुद को ही पंच करने लगता है क्योंकि मोमो उसकी दोस्त है और उसके बारे में ये सब सोचना गलत बात है। तभी वो लड़का ओकान से पूछता है तुम लोगों ने कितनी बार किया है और ऐसा सुनने में आया है कि वो किसी के भी साथ सो जाती है। और अब ये सुनकर ओकान बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि ये झूठे रूमर्स कौन फैला रहा है और वो लड़के भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ओकान गलती से अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकान कहता है कि मोमो उस तरह की लड़की नहीं है तो उसके बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो। और ओकान का ये रूप देखकर वो लड़के डर जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं कि हम समझ गए। और फिर ओकान खुद को शांत करता है और नॉर्मल होकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है, जिसे देखकर ओकान चौंक जाता है और तुरंत उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर निकलता है और ऐसी जगह जाता है जहाँ और कोई नहीं था। और ओकान उससे पूछता है कि वो उसके बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है सैको ने कहा था कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर अब कोई पावर नहीं है। वहीं पर टर्बो ग्रैनी ओकान को बहकाने की कोशिश करती है कि ये पावर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है और मुझे फिर से तुम्हारे शरीर के अंदर जाने दो, मैं बस अपनी पावर वापस लेकर बाहर आ जाऊंगी। लेकिन ओकान उसके झांसे में नहीं आता और उससे बोलता है कि पहले मेरी बॉल वापस करो। और तभी यहाँ पर मोमो भी आ जाती है, जिसे देखकर ओकान शर्माने लगता है और उससे नजर भी नहीं मिला पाता और यहाँ से भागने लगता है और मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वही टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर स्कूल घूमने लगती है और दूसरी तरफ मोमो वापस से अपने क्लास में आ जाती है और सोचने लगती है ओकान उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, जिससे मोमो बहुत गुस्सा है जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वहीं पर मोमो की सहेली बताती वो एक अच्छा लड़का है और उसकी कुछ अपने क्लास के लड़कों से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो लोग मोमो के बारे में कुछ बुरा कह रहे थे और स्कूल में कोई तो है जो कि मोमो के नाम से झूठे रूमर फैला रहा है और ये जानकर ओकान गुस्सा हो गया था। और इसके बाद हम उसी लड़की आयरा को देखते हैं जो खुद को सबसे सुंदर लड़की समझती है और जब वो हॉल में चलती है तो सभी की नजरें उस पर ही होती है और आयरा उन लोगों को प्यार से ग्रीट भी करती है, जिससे वो सभी लोग उस पर लट्टू हो जाते हैं। और वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी अच्छी है। लेकिन जब कल मोमो ने उसके सिर पर गमला गिराया था तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी और उससे बदला लेने के लिए उसी ने पूरे स्कूल में मोमो के नाम के गलत रूमर फैला दिए थे। लेकिन ये रूमर्स तो कुछ नहीं है और असल में आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक हैंड देख लिए थे, जिससे आयरा को लगता है कि मोमो किसी तरह के डीमन है और उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। और इसके बाद वो अपने जेब से एक गोल्ड
गोल्डन बॉल निकालती है जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी और इससे आयरा को लगता है कि वो किसी महान काम के लिए चुनी गई है और शैतानी डीमंस को खत्म करके इस दुनिया को बचाने का काम उसी का है। और आखिर वो इतनी सुंदर जो है और असल में ओकरुन की एक बॉल आयरा के पास है। और अब हम देखते हैं जब कल रात आयरा एक ट्रेन ब्रिज के पास थी तब एक गोल्डन बॉल उसके सिर पर आकर गिरती है और जिसके बाद वो ट्रेन के ऊपर किसी तरह की बिजली चमकती हुई भी देखती है। और यहीं पर मोमो ने टर्बो ग्रैनी और उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट का एग्जोसिज्म किया था। और अब इतना सुंदर नजारा देखकर आयरा उस बॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। और इधर स्कूल में आयरा की दोस्त उसका बताया गया सामान लेकर आई थी जिसमें होली बुक और एक क्रॉस था। वहीं पर आयरा कहती है वो सुंदर है इसीलिए उसे चुना गया है और वो दुनिया को बचाएगी। वहीं पर आयरा के दोस्तों को उस पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। तभी आयरा विंडो के बाहर किसी को देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है वहाँ लाल कपड़ों में एक अजीब सी औरत है पर उसकी दोस्तों को कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं पर आयरा को लगता है कि ये लेडी मोमो की पहचान वाली होगी जिसे इन पर जासूसी करने भेजा गया है और वो अपनी दोस्तों को छुपने को बोलती है। और तभी दो लड़के इस तरफ आते हैं और आयरा से पूछते हैं वो नीचे क्यों बैठी है, जिस पर आयरा बोलती है कि उसे गर्मी लग रही थी इसीलिए वो नीचे बैठ गई। और वो अपनी दोस्तों से कहती है कि उसे स्कूल के बाद मिले। और टर्बो ग्रैनी भी छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है। और इसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और ओकरुन बैठे हुए थे और ओकरुन अब भी मोमो से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहीं पर ओकरुन कहता है वो तो टर्बो ग्रैनी के ऊपर नजर रखा हुआ है ताकि वो भाग ना जाए। टर्बो ग्रैनी कहती है अगर मैं भाग भी गई तो तुम कौन सा मुझे रोक लोगे, जो सुनकर मोमो भड़क जाती है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है वो स्कूल में गोल्डन बॉल ढूंढ रही थी और तभी उसने एक अजीब औरत को देखा। तो मोमो कहती है पागल बुढ़िया वो बॉल स्कूल में क्यों होगी। और ओकरुन को भी लग रहा था कि वो बॉल किसी भूत को नहीं बल्कि किसी इंसान को मिली होगी और वो दिखने में सोने की लगती है तो कोई भी उसे जरूर उठा लेगा। पर टर्बो ग्रैनी कहती है लेकिन अगर कोई इंसान उस बॉल को उठाता है तो इससे उस इंसान की स्पिरिचुअल पावर जाग सकती है और फिर वो भी आत्मा और भूतों को देख सकते हैं। और अगर वो भूतों को देख सकते हैं मतलब भूत भी उन्हें देख सकते हैं और उन पर अटैक भी हो सकता है। मोमो कहती है कि ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। और वो पूछती है कि ये भूतिया औरत कौन है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं स्कूल के बाद तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। और इधर क्लास में आयरा सोच रही थी कि क्या वो मोमो जैसी डीमन को होली बुक और क्रॉस से हरा पाएगी। और वो फिर से विंडो के बाहर देखती है और उसे फिर से वही लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत दिखाई देती है जो कि काफी करीब आ गई थी। और अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद आयरा मोमो के पास जाती है और उससे अकेले में मिलने को बोलती है। वहीं पर मोमो मना करती है तो आयरा रिक्वेस्ट करने लगती है और मोमो सोचती है कि वो इस लड़की से दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहती इसीलिए वो उससे अकेले में मिलने के लिए मान जाती है। और वो ओकरुन से कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। वहीं पर आयरा मोमो को एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके आती है जहाँ पर आयरा की दोनों दोस्त मोमो को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके हाथों को बांध देते हैं। और इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठकर उसके ऊपर एग्जोसिज्म करने की कोशिश करती है और कहती है कि मर जाओ डीमन और अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। वहीं पर मोमो इनसे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर से आयरा के दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। और आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से बात नहीं बन रही तो वो अपनी गोल्डन बॉल भी बाहर निकाल देती है। और ये देखते ही मोमो समझ जाती है कि ओकरुन की बॉल आयरा के पास है। वहीं पर आयरा कहती है कि ये पवित्र बॉल उसे ऊपर वाले ने दी है जिससे आयरा इस दुनिया को बचा सके। वहीं पर मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बॉल ओकरुन की है लेकिन आयरा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी मोमो को ढूंढता हुआ ओकरुन यहाँ पर आ जाता है। वहीं पर मोमो उसे बताती है कि तुम्हारी बॉल उस लड़की के पास है और यही वो भूतिया औरत है। वहीं पर ओकरुन भागते हुए कहता है कि ये भूतिया औरत नहीं है बल्कि इस पर तो उस भूतिया औरत का अटैक होने वाला है। तभी वो लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत यहाँ पे आती है और आयरा को उठा लेती है और ये औरत आयरा से कहती है कि वो उसकी मदर है। और ओकरुन अब टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इतने स्पीड में भी वो औरत उसे डॉज कर देती है क्योंकि उसके पास कमाल की एक्रोबेटी स्किल थी और वो अब ओकरुन को उठाकर खाने लगती है। वहीं पर मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है तो औरत लात मारकर मोमो को दूर फेंक देती है और ओकरुन को पूरा निगल जाती है। और वो औरत फिर आयरा से कहती है कि उसने 10 साल तक इंतजार किया है और अब जाके आयरा उसे देख सकती है। और जब आयरा बहुत छोटी थी तब उसने इस औरत को मम्मी बोल दिया था, जो सुनकर ये औरत बहुत खुश हुई थी लेकिन आयरा को बिल्कुल याद नहीं था कि ये औरत कौन है। और वो मोमो से कहती है कि हमें मिलकर इस डीमन औरत को हराना चाहिए। तभी टर्बो ग्रैनी मलबे से निकलकर बाहर आती है और बताती है कि ये एक्रोबेटी सिल्की नाम की भूत है जो कि लाल ड्रेस पहनते हैं। और सिल्की जब आयरा को ये कहते सुनती है कि वो एक मॉन्स्टर है और ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो आयरा को भी निकल जाती है और इसका इल्जाम वो मोमो पर डालने लगती है कि उसी ने आयरा को बिगाड़ दिया है और अब वो मोमो पर अटैक करने लगती है। वहीं पर मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। और इसके बाद सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लगती है। और अब सिल्की मोमो से कहती है कि मुझे मम्मी बोलकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, जिस पर मोमो मना करती है तो सिल्की उससे भी निकल जाती है। और अब उसके सामने बस टर्बो ग्रैनी बची थी और वो सिल्की से कहती है कि उन तीनों बच्चों को बाहर उगल दो वरना अच्छा नहीं होगा। और वहीं पर सिल्की ने मोमो के साथ साथ अपने कुछ बाल भी निकल लिए थे जिनमें अंदर से मोमो आग लगा देती है। वहीं पर टर्बो ग्रैनी बताती है आयरा के पास जो क्रॉस था वो असल में एक लाइटर था और मोमो ने उस लाइटर का यूज करके सिल्की के बालों में आग लगा दी। सिल्की की बुरी किस्मत की उसने अपने कुछ बाल निकल लिए। शायद टर्बो ग्रैनी यहाँ पर है इसीलिए क्योंकि बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। और सिल्की अब मजबूरी में उन तीनों को बाहर उगल देती है। वहीं पर आयरा बेहोश हो गई थी और मोमो और ओकरुन पलटवार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसके साथ मैं इसका पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बना दूंगा।
दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।